Question number 11. A TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. 30 degree. Find the height of the tower and width of canal. देखिए आपसे कहा जा रहा है एक कनल के एक एंड पर एक टीवी टावर है, टीवी टावर, और कनल क्या है, एक आर्टिफिशियल वाटरवे होता है, मतलब एक ऐसा रास्ता जो इंसानों ने बनाया है पानी के लिए, जहाज वगैरह भी वहां से गुजर सकता है, बड़ा रास्ता भी हो सकता है, मतलब एक आर्टिफिशियल पानी की वाटर फ्लो, एक आर्टिफिशियल वाटर फ्लो का रास्ता, गेट, तो हम ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल वाटरवे। आर्टिफिशियल वाटरवे को कनल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टीवी टावर है जो वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कनल। मान लीजिए एक कनल है, यहाँ से ऐसा एक कनल गुजर रहा है, इसके एंड पर एक टावर खड़ा है, टीवी टावर, और आपसे बोला ये मान लीजिए एक कनल है, इसी के दूसरे एंड पर एक पॉइंट है। देखिए लिखा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर। अगर एक कनल है, यहाँ से पानी बह रहा है, ऐसे 3D में समझने की कोशिश कीजिए, तो इसी के अदर एंड पर, मतलब दूसरे एंड पर, अपोजिट डायरेक्टली टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अगर आप यहाँ से टावर के टॉप को देखने की कोशिश करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ऐसा कहा है, ठीक है, 60 डिग्री। ये बीच में क्या है, ये कनल है, ऐसे पानी का रास्ता, यहाँ से पानी गुजर रहा है, पानी है भी रास्ते में। फिर कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये डायग्राम भी आपकी बुक में, इसी से 20 मीटर दूर, इसी से 20 मीटर दूर जो पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का है, टॉप ऑफ द टावर का है 30 डिग्री, ऐसा दिया है। फिर कहा जा रहा है एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कनल। कनल की चौड़ाई बतानी है, ये रही कनल, और हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो इसे मान लेते हैं ABCD। एक बार मैं देख लेता हूँ रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में दिया है CD 20 मीटर, θ1 30 डिग्री, θ2 60 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है हमें, एक तो AB फाइंड करना है। AB मतलब हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ टावर AB फाइंड आउट करना है, और विड्थ ऑफ कनल मतलब BC, ये दो चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक है ABC, एक है ABD। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC। हम निकालने जा रहे हैं tan 60। बताइए tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC, और tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 AB बाय BC की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा इधर √3 BC इक्वल टू AB, और BC की वैल्यू आ जाएगी AB बाय √3। BC मैंने क्यों निकाली, क्योंकि BC विड्थ ऑफ कनल है और ये मुझे चाहिए थी, पर हमें AB नहीं पता है। AB पता होता ना तो मैं इसका यूज कर पाता, AB पता होता तो मैं AB की वैल्यू पुट कर देता और BC आ जाती, BC मेरा इतना वाला पार्ट तो हो जाता, विड्थ ऑफ कनल आ जाती। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल भी दिया हुआ है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, ABD। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर जो है AB अपॉन में बेस है BD। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3,
ए बी की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं रूट थ्री बी सी इक्वल टू ए बी, इसको इक्वेशन 1 माना तो इसकी जगह आ जाएगा √3 BC। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू ली और BD को तोड़ के लिख दीजिए। BD क्या होगा? BC प्लस CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा BC प्लस CD, ये आ जाएगा √3 इंटू √3 BC प्लस CD कितना है? 20। ये डायग्राम मैंने बनाया है, बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो CD इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 इंटू √3 √9 जो कि 3 ही होता है, तो 3BC। अब ये उधर चला गया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला गया। 20 इक्वल टू 3BC माइनस BC, 20 इक्वल टू 2BC। अब मुझे ये वाला पार्ट इरेज करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इरेज कर लेता हूँ। अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो इतना पार्ट इरेज कर दिया। अब बताइए BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? BC की वैल्यू हो जाएगी 20/2, जो कैंसिल आउट होकर हो जाएगी 10 मीटर, बाकी सारी चीज मीटर में थी। इसका मतलब विड्थ ऑफ कनल आ गई, विड्थ ऑफ कनल जो कि BC था वो हमें मिल चुकी है 10 मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा था? और आपसे पूछ रहा था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर देखिए, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है √3BC, BC की वैल्यू पुट कीजिए 10, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर भी आ गई, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, from top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो जो 7 मीटर ऊंची है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे आप खड़े हो। आपके बिल्डिंग के सामने एक केबल टावर है, उस केबल टावर के टॉप को अगर आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, और उसी केबल टावर के बेस को देखते हो, फुट को देखते हो, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है 45 डिग्री। आपसे पूछा गया है उस केबल टावर की हाइट बताइए। तो देखिए एक रफ डायग्राम है, ये केबल टावर मैंने माना है, केबल टावर और AB, और ये रही आपकी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है टावर की हाइट। ओके, तो गिवन में क्या दिया है आपको? गिवन में आपको दिया है θ1 60 डिग्री, और θ1 है क्या? एंगल ऑफ इलेवेशन। और आपको θ2 क्या दिया है? θ2 दिया है 45 डिग्री, और θ2 है क्या? एंगल ऑफ डेप्रेशन है हमारा θ2। ओके, और आपको क्या दिया? बिल्डिंग की हाइट दी है, इसको CD मान लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसको हम CD मान रहे हैं, ये दिए 7 मीटर। टू फाइंड में क्या है? आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में आपको करना है हाइट ऑफ केबल टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब AB फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस पॉइंट को मान लेते हैं E। तो बताइए, हम कहेंगे फ्रॉम डायग्राम CD किसके बराबर है? B के, और CD 7 है, तो B भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। इसका मतलब है B इक्वल टू 7 मीटर। क्यों? क्योंकि CD 7 मीटर एक गिवन में था, क्योंकि हमने CD को माना हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक है CEB, एक है CEA। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए हमें ये हाइट का पोर्शन चाहिए
और इस हाइट का पोर्शन चाहिए, दोनों ऐड करके पूरी हाइट बन जाएगी केबल टावर की। तो क्या करेंगे, हमें लगाना है 10, तो मैं 10 लगा रहा हूँ क्योंकि ये तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, ये तो लाइन ऑफ साइड है, यहाँ पर फिजिकली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो 10 लगेगा। 10 60 10 थीटा 1, क्योंकि हमने 60 को थीटा 1 माना है, 10 थीटा 1 इक्वल टू 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपको दिया है ए इस ट्राइंगल के लिए, सी ए के लिए, सी ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए, और बेस क्या है, बेस है सी, ये सी है और ये है सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो आपको पता है। 10 थीटा 1 की वैल्यू है 60 डिग्री, थीटा 1 है 60 डिग्री, ए अननोन है, सी भी अननोन है। ओके, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 बाई सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी √3 इक्वल टू। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल को देखिए, ये वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूं, ये आप लिख लेना। तो अब देखिए दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल CEB, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें भी 10 इस ट्राइंगल को ऐसे आप रोटेट करके देख सकते हो, या ऐसे पलट देना इसे ऐसे। तो 10 थीटा 2, क्योंकि हमने 45 को थीटा 2 मान रखा है, क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब वैल्यू पुट कीजिए, थीटा 2 की जगह आ जाएगा 45, b बाय सी, b की वैल्यू 7 है, 7 पुट कीजिए, और ये tan 45 होता है 1। अब इधर आ गया c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई 7, सारी चीज मीटर में है, 7 मीटर, c आ गया 7 मीटर। अब आप 7 मीटर इसमें पुट कर सकते हो, ये ए बी ए यहाँ पर ए बाई सी। ओके, तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए, आप सी की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, आप ऐसे लिख दीजिए, इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको कहा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 √3 मीटर। आपको ए ही मिल गया और आपको बी तो पहले से ही पता था, तो हाइट ऑफ टावर निकल जाएगी। अब मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, गिवन वाला पार्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको इसके नीचे लिखना है, यहाँ तक कर लिया, इसके नीचे, ये कहाँ लिखना था, इसके नीचे, सी इक्वल टू 7 मीटर के नीचे अपनी नोटबुक में। उसके बाद आपको लिखना है हाइट ऑफ केबल टावर, केबल टावर की हाइट क्या हो जाएगी, केबल टावर की हाइट हो जाएगी AB, जिसको ब्रेक करके लिखेंगे AE प्लस B, और AE कितना है, A अभी भी निकला है 7 √3, और B कितना है, B है 7, तो ये 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1 मीटर। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। देखिए हमसे कहा जा रहा है एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर फ्रॉम सी लेवल, हाइट को सी लेवल से ही मेजर किया जाता है। आपसे बोला जा रहा है उसी लाइट हाउस के एक ही ओर 2 शिप है, वो 2 शिप किस तरीके से कि एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड है दूसरे शिप के, एक शिप दूसरे शिप के सटीक पीछे है, एक शिप दूसरे शिप के सटीक पीछे है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। आपसे बोला जा रहा है उन दोनों शिप के लिए एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो देखिए ये एक लाइट हाउस बनाया, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, और यहाँ पर 2 शिप है S1 S2, और ये अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ डेप्रेशन पहले शिप के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल ऑफ डेप्रेशन दूसरे शिप के लिए क्या क्या दिया है,
ये जो पहला शिप है इसके लिए एंगल ऑफ डेप्रेशन दिया हुआ है, पहले शिप के लिए एंगल ऑफ डेप्रेशन है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये पूरा एंगल है 45 डिग्री। और जो दूसरा शिप है जो दूर है उसके लिए एंगल ऑफ डेप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है उन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। ओके, तो ये हो गया रफ डायग्राम। तो इसको मान लेते हैं ए बी, ये S1 S2। तो देखिए गिवन में क्या दिया है, एक बार मैं देख रहा हूँ रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा लाइट का। ठीक है, तो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट दी हुई है आपको, हाइट ऑफ लाइट हाउस, जिसको हम किस नाम से बोलेंगे ए बी। कितनी दी है 75 मीटर। एक तो ये चीज आपको दी है और एंगल ऑफ डेप्रेशन दिया। पहले एंगल ऑफ डेप्रेशन को मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री और दूसरे एंगल ऑफ डेप्रेशन को मैं कह रहा हूँ 45 डिग्री। टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जिसको हम कहेंगे S1 S2, या ये कह लीजिए इस S1 S2 को x मान लेते हैं, x तो यहाँ पर लिख देते हैं, लेट S1 S2 इक्वल टू x। अब देखिए आपने अल्टरनेट एंगल के बारे में सुना होगा, दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इन एंगलों को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, जो जेड शेप के अंदर बनता है। तो अगर ये मेरा एंगल 30 है तो देखिए ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल मेरा 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो हम कह सकते हैं, अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABS1, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ABS1 राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, क्योंकि बी पे 90 डिग्री है। तो मैं tan पूछ रहा हूँ, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BS1। तो tan 45 होता है 1, AB की जगह 75, BS1, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, BS1 की वैल्यू निकल गई 75 मीटर। फिर आगे देखिए, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इस बार हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABS2, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या है, इसमें tan हम लेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है AB बाय बेस क्या है BS2, tan 30 कितना होता है 1/√3, AB क्या है 75, और BS2 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, BS2 क्या होगा BS1 प्लस x। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, BS1 प्लस x इक्वल टू 75 इंटू √3। अब इधर देखिए ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 इंटू √3 माइनस BS1 वहां पर पहुंच जाएगा माइनस BS1, और BS1 की वैल्यू क्या आई थी 75 मीटर। तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू हो जाएगी 75 √3 माइनस 75 कॉमन ले लिया, √3 इंटू में कुछ नहीं है तो 1 लिखा -1, और ये सारे डिस्टेंस मीटर में है, और x की वैल्यू आ गई, और x था क्या, x था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं हैंस या देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। यहाँ पर स्पेस की नीड है मुझे, ये डायग्राम मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डायग्राम की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे।
Question number 14. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो किसी बैलून को हवा में उड़ते हुए देखती है। वो तब बैलून को हवा में उड़ते हुए देखती है तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता है 60 डिग्री। कुछ टाइम बाद वो बैलून तो हवा में आगे निकल जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है वो बैलून कितना आगे गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस टाइम में जब लड़की ने पहली बार स्पॉट करा एक बलून को या हॉट एयर बलून को, उसके बाद थोड़ी देर बाद तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। उतने टाइम में बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये आपसे पूछा जा रहा है। और बैलून किस हाइट पे उड़ रहा है 88.2 मीटर। तो देखिए कैसे होगा, मान लेते हैं ग्राउंड है और यहाँ पर एक बैलून उड़ रहा है, हॉट एयर बलून मान लेते हैं, कोई हॉट एयर बलून उड़ रहा है यहाँ पर, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 88.2 मीटर। और मान लेते हैं यहां पर कोई लड़की है यहां पर जिसकी हाइट कितनी है, इस लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। अब ये एक हॉट एयर बलून को देखती है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता है 60 डिग्री। अब थोड़ी देर बाद हॉट एयर बलून आगे चले जाता है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हॉट एयर बलून आगे चला गया। अब दोबारा वही लड़की उस हॉट एयर बलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है, अब 30 डिग्री ही रह जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो देखिए इसको मान लेते हैं ए, जहाँ पर ये लड़की खड़ी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, फाइनल लोकेशन वाले पॉइंट को डी और इनिशियल लोकेशन वाले पॉइंट को ई। तो देखिए आपको गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में आपको दे रखा है हाइट ऑफ बैलून की आपको हाइट दी हुई है। कितनी है वो हाइट आपको दी हुई है 88.2 मीटर। और हमारे लिए इस पॉइंट को क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं एफ। हमारे लिए वो हाइट कितनी है हमारे डायग्राम के हिसाब से EF आपको दी है 88.2 मीटर। उसके बाद आपसे बोल रहा है थीटा वन आपको दिया है थीटा वन 60 डिग्री। थीटा वन क्या है, इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा टू दिया है फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना दिया है 30 डिग्री। थीटा वन इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन है आपको 60 डिग्री और थीटा टू एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो देखिए आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ABE और एक दिख रहा होगा ACD। ओके, तो इन ट्राइंगल ABE ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें देखिए आपको बेस पता है, नहीं पता, हाइट नहीं पता, हॉट एयर बलून की हाइट ग्राउंड लेवल से पता है, पर इस ट्राइंगल में जो दिए परपेंडिकुलर वो नहीं पता। तो वो निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालना चाह रहे हैं BE, क्योंकि BE परपेंडिकुलर है। तो BE कैसे निकलेगा, BE निकालने के लिए हम FE में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे BF। ओके, अब बताइए गिवन पार्ट में ये दिया है, देखिए EF कह लीजिए या FE कह लीजिए, EF ही लिख देते हैं। EF कितना दिया है आपको 88.2 और BF किसके बराबर होगा, इसकी हाइट के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2। अब ये कैलकुलेट कीजिए, B की वैल्यू आ जाएगी 87 मीटर। अब आप लगा सकते हो रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं 10 यूज कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, 10 थीटा वन क्या है, थीटा वन है 60 डिग्री। क्योंकि देखिए ये जो ट्राइंगल है ABE, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है ABE,
ये जो ट्राइंगल है इसमें 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तब वो दूर चले जाएगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। तो tan θ1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी और बेस क्या है, बेस है ए बी। अब वैल्यू पुट कीजिए, θ1 की वैल्यू है 60 डिग्री, बी की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट की 87, ए बी की वैल्यू अननोन है, ए बी की जगह ए बी इसकी वैल्यू लिखी √387 बाय ए बी। तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अब दूसरे ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी। इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब θ2। तो tan θ2 इक्वल टू परपेंडिकुलर है सी डी या डी सी भी कह सकता है, अपॉन बेस क्या है, ए सी। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करिए, देखिए डी सी किसके बराबर होगा, डी सी कह लीजिए, सी डी कह लीजिए, वो होगा बी के बराबर। हम कहेंगे सी डी इक्वल टू बी फ्रॉम डायग्राम से दोनों बराबर दिख रहा है, फ्रॉम डायग्राम। तो देखिए अब वैल्यू पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी भी लिख सकते हैं, सी डी को बी डी लिख दिया, सी डी को बी लिख दिया, अपॉन में ए सी। अब tan θ2 की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, सी डी बराबर बी और बी हमने अभी भी फाइंड करा था 87, तो ये आ गया 87। ए सी की वैल्यू आपको पता नहीं है, ए सी को ब्रेक कर दीजिए, ए सी होगा ए बी प्लस बी सी। अब tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए, 1/√3 87 बाय ए बी प्लस बी सी। अब कर दिया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 87√3। अब देखिए हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने वाले हैं। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी √3, ए बी तरह के मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 87। और देखिए ए बी की वैल्यू आ जाएगी √87 बाय √3, ए बी √3 इक्वल टू 87, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √3 डिवाइड में चला जाएगा 87 बाय √3। ओके, तो ए बी की वैल्यू अब मैं रख रहा हूँ, ए बी की वैल्यू क्या है, 87 बाय √3 प्लस बी सी इक्वल टू 87√3। अब देखिए अगर मुझे बी सी निकालने उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देखिए मैं कोई पोर्शन मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। अब देखिए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 87 बाय √3 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 87√3 माइनस ऑफ 87 बाय √3। एलसीएम लिया √3, ये 1 की टेबल में √3 टाइम्स, तो इसे √3 से मल्टीप्लाई करा, और √3 के टेबल में √3 आता है 1 बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा। बी सी इक्वल टू ये हो जाएगा 87 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 √9, जो कि 3 ही होता है। अब देखिए ये हो गया 87 बाय √3, और 87 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी इक्वल टू 21 का 2 26 माइनस 87 बाय √3, ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से आ जाएगा 4, ये बचेगा 25 में से 8 गया 17 बाय √3। अब देखिए इसे ब्रेक करके लिखिए, बी सी इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ, इसमें से 3 बाहर निकाल रहा हूँ, 3 बाहर लिया तो 5 8 बाय में √3 से 3 गया √3 टाइम्स, तो मेरे पास आ जाएगा बी सी इक्वल टू 58√3 मीटर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ भी मीटर में दी थी और ये मीटर में आया। बी सी था क्या, बी सी था डिस्टेंस, जितना ट्रैवल किया है बैलून ने, तो हैंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ, नंबर 15, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। A straight highway lead to a foot of a tower
a man standing at top of the tower observes the car at the angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, देखिए एक टावर है जिस पर एक आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा है कार को। एक कार दूर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, मान लिया कार ए पर है, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन उस कार के लिए आ रहा है, एंगल ऑफ डेप्रेशन उस कार के लिए आ रहा है 30 डिग्री। ये है हमारा 30 डिग्री। ये रफ डायग्राम है, मैं थोड़ा फिर भी कोशिश करता हूँ सही बनाने की। ओके, इस पॉइंट पर मान लिया ए। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और लाइन और साइड के बीच का एंगल, ये आ रहा है 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब कितना, 6 सेकंड बाद वो कार आगे आ जाती है क्योंकि वो अप्रोच कर रही है टावर की तरफ। मान लीजिए कार आ गई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। अब एंगल ऑफ डेप्रेशन है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कार को फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, और इस ऊपर वाले ऑब्जर्वर वाले पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो देखिए ये है कुछ सवाल। तो आपने देखा होगा अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब देखो आपको दो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक है हमारा डी सी बी या बी सी डी कह लीजिए, दूसरा है ए सी डी। तो मैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल का यूज करूँगा। और आपको कुछ और दिया है? नहीं, कुछ और नहीं दिया, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए मैं tan 60 डिग्री यूज कर रहा हूं। tan 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? CD और बेस कितना है? BC। तो अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया √3। CD भी अननोन है, BC भी अननोन है, ये इधर आ गया। तो हमें CD की वैल्यू मिल गई। CD की वैल्यू आ गई है BC इंटू √3। ऐसे ही दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल यूज कीजिए। इन ट्राइंगल ACD, ये भी क्या है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें 30 डिग्री है तो tan 30 निकालेंगे। tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 30 के लिए ये रहा परपेंडिकुलर, CD बाय बेस, बेस क्या है? AC। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए 1/√3 CD AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? CD √3। अब देखिए CD की वैल्यू तो ये भी है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। CD की वैल्यू, तो AC इक्वल टू CD की वैल्यू क्या आई थी? इससे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा BC √3 इंटू √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने ये चीज यूज करी है। इक्वेशन 1 में क्या था? CD इक्वल टू BC इंटू √3, ये वाला फैक्टर मैंने यूज कर लिया। अब देखिए अब क्या मिलेगा मुझे? AC इक्वल टू BC और √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। तो AC की वैल्यू आ गई है 3BC। AC की वैल्यू क्या आ गई है? 3BC। अब AC को ब्रेक कर लीजिए। AC को ब्रेक कैसे करेंगे? AC को लिखूंगा मैं AB प्लस BC। AC को लिखूंगा AB प्लस BC इक्वल टू 3BC, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 3BC माइनस BC और AB की वैल्यू हो जाएगी 2BC। AB की वैल्यू हो जाएगी 2BC। ओके, तो AB की वैल्यू आ गई है 2BC, मतलब AB BC का डबल है, क्योंकि यही है इसका मतलब। तो AB क्या है? BC का डबल। तो मुझे ये बताइए, एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, और उस कार को AB दूरी तय करने में 6 सेकंड लगी, और ये दूरी BC की डबल है। देखिए AB BC की डबल है। तो अगर इस दूरी को तय करने में
6 सेकंड लगी तो उस दूरी को तय करने में 3 सेकंड लगनी चाहिए। यही हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 बना है उस पॉइंट से सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर ए से बी तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड लगी है और ये जो बी सी डिस्टेंस है इसका डबल है ए बी, तो इसके लिए हाफ टाइम लगेगा, तो 3 सेकंड लगनी चाहिए। तो देखिए आपको डिस्टेंस दिया है, देखिए कैसे होगा। हम दोनों डिस्टेंस को देखिए ये इसे मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। हम यहाँ तक तो आ गए। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए डिस्टेंस, स्पीड क्या है, स्पीड मान लेते हैं v, लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू v। तो डिस्टेंस में ए बी निकाल रहा हूँ, ए बी कैसे निकलेगा, स्पीड क्या थी क्या कार की v, और ए बी डिस्टेंस कवर करने में उसे टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 6v। अब देखिए ए बी की जगह ये पुट कर दीजिए 2bc, तो ए बी को हम लिख सकते हैं 2bc इक्वल टू 6v और 2 से कैंसिल हुआ, bc की वैल्यू आ गई 3v। अब हमें निकालना है टाइम का फॉर्मूला होता है, यहीं से बन जाता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें अब कवर करना है bc, क्योंकि कार यहाँ तक तो आ चुकी है, अब उसे फुट ऑफ टावर तक आना है, तो डिस्टेंस उसे कवर करना है bc और स्पीड है v, bc की वैल्यू पुट कीजिए 3v बाई v से v कैंसिल हो गया, 3 सेकेंड आ गई। तो हैंस टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप पोल से ऑब्जर्व कर रहे हो किसी कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री है, कुछ टाइम कितना 6 सेकंड बाद आप देखते हो उसी कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर कार को ए से बी तक आने में 6 सेकंड लगा तो बी से सी तक आने में, सी क्या है फुट ऑफ द टावर, आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करा, फिर हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करा, इन दोनों को यूज करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ए बी क्या है बी सी का डबल, ए बी क्या है ए बी बी सी का डबल है। रफ डायग्राम है इसलिए नहीं दिख रहा, एक्चुअल में ए बी बी सी का डबल है। तो अगर ए बी कवर करने में 6 सेकंड लगी तो बी सी कवर करने में आधा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस भी तो आधा है। तब मैं कहता हूँ ए बी बी सी का डबल है, तो मैं ये भी तो कहता हूँ कि बी सी ए बी का हाफ है, तो टाइम भी हाफ लगेगा, तो हाफ आना चाहिए तो 3 सेकंड आना चाहिए। बाकी मैंने करके दिखला दिया कि स्पीड ऑफ कार v मान लिया और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, तो ए बी निकल गया, बी की वैल्यू पुट करी और यहाँ से मेरे को बी सी की वैल्यू पुट कर मिल गई। फिर टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ से मुझे टाइम मिल गया और डिस्टेंस मैंने कौन सा यूज करा है बी सी, तो मुझे टाइम भी वो मिलेगा जो कार लगाएगी बी से सी तक पहुँचने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा।